Good morning, girls. This is your next lecture on women empowerment. Till now, we have discussed so far about the meaning, the essence of this term, empowerment for women. We have come across the significance, the importance, the role of empowerment for women, and we have also adjudged the need worldwide and also in the base on the context of the Indian economy. Today, we shall see the fields in which, or we can say the aspects in which, women empowerment is required and the way in which it can be acquired. So, we can categorize them under social, economic, political, and legal aspects of empowerment for women. And we can also term them as the kinds or types of women empowerment. अब तक हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के बारे में जाना है, उसका तात्पर्य समझा है, भारत तथा विश्व के स्तर पर उसकी ज़रूरत या आवश्यकता को समझा है, उसके महत्व के बारे में चर्चा की है। आज हम लोग विभिन्न तरह के महिला सशक्तिकरण को समझेंगे कि कितने प्रकार के सशक्तिकरण हो सकते हैं या कितने प्रकार से सशक्तिकरण हो सकती है। आइए इसको देखें और समझें। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी तौर पर सशक्तिकरण की आवश्यकता है और इसीलिए इन चारों पर आज हम लोग नज़र डालेंगे। शुरू करते हैं सामाजिक सशक्तिकरण से महिलाओं का। So let us start with the social empowerment of women. Socially, when we see the entire phenomena of the status quo of women remains a dilemma and an everlasting debatable issue. Though we have discussed how in the Vedic ages women were given a very high social status, which was denied to them in the post-Vedic age, and it continues to be the same till date. Though the scenario is different in the post-independence era, especially in context to India, where constitutionally women have all the rights and freedom and are considered to be at par with their counterpart, that is men, but still practically this lacks meaning and it lacks application. आज के ज़माने में भी, वर्तमान काल में भी महिलाओं को तरह तरह की सामाजिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो इस बात की प्रतीक है कि महिलाएं प्रताड़ित हैं सामाजिक तौर पर और सामाजिक शोषण अभी तक जारी है। वैदिक काल की जो स्थिति थी, जो महिलाओं का स्थान था, वो वैदिक काल के पश्चात जो महिलाओं के सामाजिक स्थान में गिरावट आई, वो आज भी देखा जा सकता है। हालांकि कुछ कार्य और कुछ प्रोग्राम्स, कुछ नीतियाँ ऐसी अपनाई गई हैं जिससे कि हम एक सुधार की आशा कर सकते हैं आने वाले कल में, और कुछ सुधार की छाया या प्रतिछवि आज भी देखी जा सकती है, लेकिन वह सीमित रूप से है और उसकी आप मैग्नीट्यूड कह सकते हैं कम है, उसकी मात्रा भी कम है, क्योंकि बहुत कम महिलाओं को ही ये प्राप्त है। सामाजिक रूप में या सामाजिक स्तर पर महिलाओं को कुपोषण का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन के हर एक स्तर पर, हर एक पड़ाव पर उन्हें कुपोषण के कारण
कई बीमारियों से जूझना पड़ता है और आज के वर्तमान काल में ये माना जाता है कि वह डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, यानी वे हाशिए पर हैं और शोषित और प्रताड़ित वर्ग में शामिल किया जा सकता है। महिलाओं को सामाजिक तौर पर लिंग विषमताओं का सामना करना पड़ता है। इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, यानी जीवन प्रत्याशा दर है, साक्षरता दर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ या अवेलेबल जो होती हैं उनको, यानी जो स्वास्थ्य सुविधाएं या चिकित्सा सुविधाएं होती हैं वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। शिक्षा के संदर्भ में भी सामाजिक रूप से काफ़ी सारी अड़चनें उनके सामने विवाह या सामाजिक कुरीतियाँ या सामाजिक प्रथाओं के रूप में खड़ी होती हैं। कई प्रकार के उत्पीड़न इन्हें सहना पड़ता है और कई प्रकार के हिंसा का भी शिकार होती हैं महिलाएं, जो उन्हें न केवल शारीरिक तौर पर तोड़ देती हैं लेकिन उनकी मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ती है, मानसिक रूप से भी इनको काफ़ी अस्वस्थ और कमज़ोर कर देती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए, खास करके उनके हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर उनका ध्यान दिया जाए। कुपोषण दूर करने के लिए उन्हें स्वच्छ एवं अच्छा बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, पूरी तरह से संतुलित आहार मिलना चाहिए और वो सभी सुविधाएं उन्हें प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि मातृत्व मृत्यु दर कम हो। Such social awareness programs should be launched in more numbers, and especially in those areas where there are less of medical facilities or people are less aware, and special programs to check sexually transmitted diseases like HIV/AIDS and also contagious diseases like TB should also be launched with full effectiveness. ऐसे कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा लागू किया जाना चाहिए जो ऐसी जगहों पे हो जहाँ पे अवेयरनेस यानी जागरूकता की कमी है, खास करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो बीमारियां हैं जैसे HIV/AIDS हो या जो छूत की बीमारी होती है जैसे TB, इन सब के बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए और इन्हें रोकथाम करने के लिए, जो कि खास करके महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देती है, इसके बारे में कुछ विशेष कार्यक्रम सरकार तथा प्राइवेट NGOs के तरफ से भी लॉन्च किया जाना चाहिए। महिलाओं को ये बहुत ज़रूरी है कि उनको अपने जो अधिकार है विवाह तथा जो भी अपने सामाजिक अधिकार है इनके बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें मैरिटल वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का शिकार कम होना पड़े, महिलाएं आगे आएं और अपनी जो परिस्थिति है उसको संभालें, उसको सुधरें। इसके लिए भी कुछ ऐसे खास प्रोग्राम्स या कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए, खास करके जो वीकर सेक्शंस है यानी जो महिलाएं हैं हमारी सोसाइटी के जो जिसको हम कह सकते हैं कि हाशिए पर जो महिलाएं खड़ी हैं और जो उन वर्गों से आती हैं जहाँ पे सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है या जहाँ पे जागरूकता कम है या जहाँ पे शिक्षा की कमी है, सुविधाओं की कमी है, ऐसे वर्गों में खास करके इन प्रोग्राम्स को फोकस होना चाहिए। So over and all, we can say that there should be social programs effective to reduce the atrocities towards women and to help them fight their legal battle towards justice. पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रभावशाली कार्यक्रम होने चाहिए जिससे कि महिलाएं
सपोर्ट या सहायता महिलाओं को प्राप्त हो, जिससे कि वो अपनी जो रोज़ की जो प्रताड़ित होने की स्थिति है उसको सुधार पाएँ, अपने अपने लिए और उस समाज के लिए खड़ा हो पाएँ और अपने लिए न्याय भी प्राप्त कर पाएँ। Next, we move on to economic empowerment of women. By economic empowerment, we mean improving and uplifting the economic status of women by creating economic opportunities in form of jobs, business environment, and providing opportunities of financial assistance also. आर्थिक सशक्तिकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए बेहतर और ज़्यादा व्यवसाय के अवसरों को प्रदान किया जाए, नौकरियों को प्रदान किया जाए और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक तौर से सशक्त करने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध किया जाए। Economic empowerment helps women to develop themselves and be financially independent. आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को न केवल अपनी आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में सहायक होती है, बल्कि उन्हें स्वतंत्र भी बनाती है। यहाँ तक कि उन्हें अपनी जो कानूनी हक है, खास करके अपनी पैतृक संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति, भूमि इत्यादि के प्रति जो भी अधिकार है उनको प्राप्त करने में सहायता करती है। So economic empowerment also helps them to claim their legal rights regarding inheritance, land, property, etc. तो आप समझते हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को कैसे प्रदान किया जाता है। So how do we empower women economically? It is by providing them with knowledge, skill, technique that will help them to improve their skills on personal and social aspects and also make them sensitive towards problems in the society. तो इसके अंतर्गत महिलाओं को ऐसी ज्ञान, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा कौशल प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर पर उभर के आएं और उन्नति करें, विकसित हो और इसके साथ साथ सामाजिक समस्याओं के प्रति भी वे जागरूक हो और उनके प्रति सेंसिटिव हो। Women empowerment increases women's agency and access to formal government programs. It also increases their mobility outside their home or local perimeter. It increases their economic independence and purchasing power. This is also heightened with the help of job training to help them enter the formal markets. आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं के लिए एक रास्ता खोलती है, खास करके जॉब ट्रेनिंग यानी नौकरी के लिए प्रशिक्षण, उन्हें फॉर्मल मार्केट यानी औपचारिक जो बाज़ार है या संस्थागत बाज़ार है उसमें प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाती हैं। घर एवं उनकी जो स्थानीय जगह है वहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें प्रेरणा देती है। उनकी
खरीदने की क्षमता को बढ़ाती है और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। Formal education provides opportunities to women that allow for higher bargaining power in home and also in work area, and ensures better wages and availability of jobs. महिलाओं के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें फॉर्मल एजुकेशन यानी घर पर नहीं लेकिन संस्थागत विधि अनुसार शिक्षा प्रदान होनी चाहिए, जिससे उन्हें बेहतर नौकरियां मिलेंगी, बेहतर मजदूरी दर पर, और इससे उनकी जो बार्गेन यानी समझौता करने की शक्ति है अपनी नौकरी के लिए, अपने मजदूरी दर के लिए, उसको भी बढ़ावा मिलता है, उसको भी सहायता मिलता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कई बार महिलाओं के द्वारा भी एसेट एक्यूमुलेशन होता है, यानी पूंजी का संचयन होता है। महिलाएं इसमें अपनी आर्थिक आय से संचय करके, बचत करके पूंजी संचयन में भी योगदान करती है। Many a times we have seen that in developing and underdeveloped countries, where women are legally restricted from their inheritance and land on the basis of gender, economic independence and economic empowerment have given them more opportunities to get access to their rights, to access to formal financial institutions, and bargain for their inheritance and right to property. कई विकासशील तथा अर्धविकसित देशों में महिलाओं को उनके हक से काफी दूर रखा जाता है, लिंग भेद या विभेदीकरण के जरिए। लेकिन महिला सशक्तिकरण द्वारा इसको मिटाया जा सकता है, लिंग अंतर को मिटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, और महिलाओं को उनका हक प्राप्त हो सकता है। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ संस्थागत वित्त की सहायता भी प्राप्त हो सकती है। Race has a huge impact on women's empowerment in areas such as employment. Many scholars suggest that when it comes to women empowerment, different barriers that underprivileged women face makes it difficult for them to obtain empowerment in society. And this is a true picture. लेकिन वास्तविकता को अगर हम देखें तो जाति, धर्म और लिंग के भेद को महिलाओं पर काफी ज्यादा डाला जाता है, जिसके कारण आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम होने के बावजूद भी कई वर्गों के महिलाओं को, खास करके आरक्षित वर्गों के महिलाओं को इन परेशानियों से लड़ना पड़ता है, खास करके नौकरी के मामले में। So, how opportunities are structured by gender, race and class can be studied and has to be examined for work opportunities and work environment to be created in such a way that they are empowered for women. किस तरह से जाति, धर्म, वर्ग, ये सभी चीजें महिलाओं के लिए बाधा बनती हैं, इसका अध्ययन एवं विश्लेषण करना आवश्यक है, ताकि इनको दूर करने के लिए जो सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है उसे लाया जा सके, और तभी जाके महिलाओं के सशक्तिकरण की अभिलाषा की जा सकती है, जिसमें कार्य तथा कार्य हेतु ऐसा
पर्यावरण बनाया जा सकता है, ऐसे कंडीशंस यानी ऐसी परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं जिसमें महिलाओं को अपने ऊपर या अपने आप कार्य करने में सुविधा हो या कार्य में आगे बढ़ने में उन्हें सहायता मिले. Empowerment in workplace can definitely affect the job satisfaction and performance only when there is equality in workplace. And this sense of equality can immensely bring about a sense of empowerment. कार्य क्षेत्र में कार्य के प्रति रुझाव, रुचि तथा कार्य में उत्पादकता तभी बढ़ सकती है या धनात्मक रूप से बढ़ेगी जब वहाँ पे यानी कार्य क्षेत्र में समानता का एक भाव होगा महिलाओं और पुरुषों के बीच में. और यही समानता का भाव महिलाओं में सशक्तिकरण का भी भाव उजागर करता है. Social injustices on women in every day are influenced by race, class, and gender. And when we talk about economic empowerment, these social obstacles have to be first ruled out. और इसीलिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये आवश्यक है कि हम इन सामाजिक बंधनों को या बाधाओं को पहले दूर करें, तभी जाके आर्थिक सशक्तिकरण संभव हो सकता है. माइक्रो क्रेडिट इज अनदर पॉपुलर मेथड फॉर वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. महिला आर्थिक सशक्तिकरण का एक और सरल और बहुत पॉपुलर विधि है माइक्रो क्रेडिट. Microfinance institutions help to empower women in their community by giving them access to loans that have low interest rates. And such loans do not need any collaterals as well. जो माइक्रो क्रेडिट्स होते हैं वो ऐसे वित्तीय संस्थानों द्वारा महिलाओं को इस तरह के ऋण उपलब्ध कराया जाता है जो कि शॉर्ट टर्म हो, अल्पकालीन हो और उनकी जो ब्याज दर है वो भी कम होते हैं. इस ऋण की खासियत ये है कि इसके लिए कोई भी आप कह सकते हैं किसी तरह का कोलैटरल अर्थात जमानत की आवश्यकता नहीं होती है. कोई भी महिला जिसके पास संपत्ति नहीं है या जमानत रखने के लिए किसी तरह की पूंजीगत साधन नहीं है, वो भी इस प्रकार के लोन को ले सकती है या इस प्रकार के लोन के हकदार हो सकती है. Moreover, such microcredit aims to give microcredits to women who want to be entrepreneurs. And such micro loans is quite efficient in helping women to start with small level of or small scale of business, even from their home and even from rural or semi-rural areas. इस तरह के जो ऋण होते हैं जिसे हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, जो माइक्रो फाइनेंस के संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है, यह महिलाओं को बिजनेस या व्यापार शुरू करने में सहायक होते हैं. व्यापार चाहे कितना भी छोटा हो और वो अपने घरों से भी ऐसे व्यापार को शुरू कर सकते हैं, ऐसे उद्योग को खोल सकते हैं जो कि स्थानीय संसाधनों के आधार पर ही ये उद्योग चल सकता है या ग्रामीण तथा उपग्रामीण क्षेत्रों में भी या उपशहरी क्षेत्रों में भी काफ़ी प्रचलित होते हैं. But there is a twist in this. Even though microcredit and microfinance is a concept which brings about a lot of empowerment economically for women, it does not guarantee that women will have control over the loan that is given to them. In most cases, it is the men in the family
that take away such loans from women and use as per their need, necessity, or desire. So, since households are, you can say, controlled and administered by the males in the family, the microfinances given to women are also controlled by their men. So, microcredit may simply be transferred to the husband through the wife. Microcredit doesn't relieve women of household obligations. And even if women have credit, they don't have the time to be as active in the market as men do. So ultimately, this microcredit is enjoyed and used by men rather than being a source of inspiration and independence for women. अगर देखा जाए तो कई अध्ययन और कई इन डेप्थ स्टडी जब किया गया तो ये निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि जिस तरह से महिलाओं को घर में कोई स्वाधीनता नहीं मिलती है और घर के वित्तीय निर्णयों पर भी उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, उसी तरह से अगर उन्हें माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी मिल भी जाती है तब भी उन्हें कैसे खर्च करना है, किस तरह से व्यापार करना है, किस प्रकार से उसे अपने आर्थिक स्वतंत्रता के लिए उपयोग करना है, इसका निर्णय वे पर भी उनका स्वाधीनता या स्वतंत्रता नहीं होती है। ये सारे निर्णय उनके घर के जो पुरुष हैं वो लेते हैं और अंततः यही होता है कि ये माइक्रो क्रेडिट इन महिलाओं की उत्थान के लिए नहीं लेकिन उनके पुरुषों के ज़रूरत और उनके पुरुषों को आगे बढ़ाने के लिए चला जाता है। क्रेडिट या ऋण तो महिलाओं के नाम से ही उठाया जाता है लेकिन अंततः वह उनके पुरुषों के काम ही आते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अगला सशक्तिकरण है राजनीतिक सशक्तिकरण। यदि हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में इसे लागू करना काफ़ी ज़रूरी है। तरह तरह के उपाय सुझाए गए थे और इन सुझावों के आधार पर सबसे प्रमुख सुझाव है कि महिलाओं को पार्लियामेंट के में पॉलिसी मेकिंग में यानी जो भी नीति निर्धारण होता है उसमें उनका भागीदारी होनी चाहिए। 2017 के जो वैश्विक स्तर पर औसत महिलाओं की पार्लियामेंट में भागीदारी की बात अगर देखी जाए तो वो 23.6% है जो कि काफ़ी कम है। इसी आधार पर ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को वोटिंग का राइट या अपनी जो भी ओपिनियंस हैं यानी अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता और चुनाव में खड़े होने की स्वतंत्रता और अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए और इसमें भी वृद्धि होनी चाहिए क्योंकि महिलाओं को केवल घर संभालना, बच्चे संभालना और इस प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बस इसी तक ही सीमित रखा गया है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि महिलाओं को व्यापार, श्रम बाजार से लेके राजनीतिक स्तर पर भागीदारी समान रूप पर दिया जाना चाहिए। इन सभी के लिए ज़रूरी है कि उन्हें कुछ ऐसे अधिकार के बारे में अवगत करवाया जाए और इन अधिकारों को भी प्रभावपूर्ण तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए यानी लागू किया जाए। जैसे डिवोर्स के केसेस में उनके लिए नीतियाँ बनाना, उनके कल्याण के लिए नीतियाँ बनाना, महिलाओं के कल्याण के प्रति नीतियाँ बनाना और महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स यानी संपत्ति अधिकार के लिए भी अधिकार के लिए भी उनको उसको सशक्तिकरण देना। इन सभी चीज़ों के जो पॉलिसीज़ होते हैं इनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देना, महिलाओं के
पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना. Participation of women should not only be limited to politics, but it should also increase in the sphere of household, school, and ability to make choices for oneself. So it is not just participation in political arena, but participation in each and every aspect that makes the life complete. केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही भागीदारी को बढ़ाना महिला सशक्तिकरण को हम नहीं कहेंगे, बल्कि जीवन के और देश के हर एक पहलू में उनका भागीदारी होना चाहिए. घर से लेके स्कूल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर पक्ष में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए. Next we come to legal empowerment of women. कानूनी सशक्तिकरण. Legal empowerment is the legal guarantee given to the women on political, physical, social, economic, educational, employment and other opportunities of life. जीवन के हर एक अवसर के प्रति, चाहे वो राजनीतिक हो, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक या व्यावसायिक हो, इन सभी पक्षों पर, सभी स्तर पर कानूनी सशक्तिकरण का अर्थ है उन्हें न्यायपूर्ण जगह मिलना. Legal guarantees should be simplified and people friendly. That means the laws should be so simple that they can create legal awareness among the women of the land. And legal measures should be also accessible, approachable, and formalized for implementation. कानूनी जो भी विधियां हो वो ऐसी होनी चाहिए कि हर वर्ग की महिलाएं उसे अपना सके, उसका सहायता प्राप्त कर सके और उसके लिए कानून सिंपल यानी आसान होनी चाहिए. कानून की जो नियम है उसके लिए नए जागरूकता के लिए उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाने चाहिए ताकि महिलाओं को इसके बारे में पता चले, उनमें जागरूकता बढ़े और वो कानून को सहारा की तरह देखें, उससे डरे नहीं. और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो भी काफ़ी सरल होनी चाहिए और महिलाओं को सहायता देने के लिए कंजीनियल होनी चाहिए या उसके लिए सहायता देने के लिए अनुकूल होनी चाहिए. Legal rights of women in India are very high order and in certain respects more than what is available for women in many countries. अगर हम भारत के कानूनी अधिकारों को देखें महिलाओं के लिए तो ये विश्व में काफ़ी उच्च स्तरीय अधिकार होते हैं. कई देशों से भारत का कानून काफ़ी आगे है, परंतु क्या सही में इसे अमल किया जाता है? क्या सही में ये वास्तविक जगत में या वास्तविक जीवन में लागू किया जाता है? अगर सत्य कहें तो नहीं. Violations are the order of the day than adherence to these laws. कानूनी जो भी नियम है महिलाओं के लिए, इनका पालन करना एक प्रश्न चिन्ह ही रह गया है और ये सिर्फ किताबी रह गई है, ब्लैक एंड वाइट पे रह गया है. क्योंकि जब लागू करने की बात होती है तो महिलाओं और पुरुषों में विषमताओं को सामने आ जाती हैं. महिलाओं और पुरुषों में असमानताओं के आधार पर इसे लागू किया जाता है और ये क्या कहा जा सकता है कि इनके संविधान में रहते हुए भी, ऐसे अधिकार हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से रहते हुए भी हमारी देश की महिलाएं इसके लिए
या इसे enjoy नहीं कर सकते, they cannot enjoy their right to freedom, their constitutional rights, which give them equal rights as given to their counterparts. जैसे पुरुषों के अधिकार है, महिलाओं के भी इक्वल अधिकार है, लेकिन ये सभी कुछ संविधान में होने के बावजूद, कानून में रहने के बावजूद, ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में रह गया है। वास्तविक और प्रैक्टिकल लाइफ में ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है और महिलाएं इसका सहायता नहीं ले पाती हैं। आज हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट में देखेंगे कि कैसे महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षा कैसे महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाती है। महिला सशक्तिकरण किसी भी समाज का एक बहुत अभिन्न अंग है और ये कहा जा सकता है कि महिलाएं एक बच्चे या शिशु के जीवन में एक बहुत ही निर्णायक या महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती हैं। महिलाएं अगर देखा जाए तो महिलाएं समाज की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अंग भी है और महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं में बल्कि समाज में एक धनात्मक पॉजिटिव एटीट्यूडनल चेंज हम ला सकते हैं। समाज की जो मानसिकता है इसमें हम एक अनुकूल परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि समाज और पूरे देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश सही हो, अनुकूल हो और उन्नतिशील हो। हमारे देश का संविधान महिलाओं को पूर्ण हक देता है, पूर्ण अधिकार देता है कि वो स्वावलंबी बने और ये ज़रूरी है कि इन सभी नियमों को वर्ड टू वर्ड पालन किया जाए और इन्हें अपनाया जाए जिस तरह से संविधान में लिखा गया है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा की। और इस विषय में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जहां महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक विषय है, वहां महिला का शिक्षा भी एक वैश्विक विषय है और महिलाएं तभी सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकती हैं, तभी स्वतंत्र बन सकती हैं आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर, जब वो शिक्षित होंगे, जब वो अपना और समाज का भला बुरा समझने लगेंगे, जब उनमें विश्लेषण करने की क्षमता और विश्व के बारे, सभी समस्याओं के बारे में सोचने, समझने, तर्क करने और सुलझाने की क्षमताएं प्राप्त होंगी और ये सभी चीज़ें शिक्षा के द्वारा ही संभव होती हैं। 1985 में नायरोबी के इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस में महिला सशक्तिकरण को के बारे में चर्चा किया गया और ये समझा गया कि महिलाएं पूरे विश्व भर में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रही हैं और इस बारे में ये चर्चा किया गया कि किस तरह से इन बाधाओं को हटाया जाए और जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिकता है उसको कैसे बदला जाए। और इसमें देखा गया कि शिक्षा का सबसे प्रथम स्थान है। शिक्षा ही एक इंसान की मानसिकता को बड़ा, विशाल, व्यापक और उभरा हुआ बना सकता है। शिक्षा ही मनुष्य के चिंतन को बड़ा बना सकता है, चिंतन में व्यापक रूप से गुणवत्ता ला सकता है और धीरे धीरे हमारे व्यावहारिक बदलाव या परिवर्तन को अनुकूल रूप से ला सकता है। तो इसीलिए शिक्षा को अहम स्थान दिया गया। शिक्षा ही लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें
वो सभी ज्ञान प्रदान करता है जिससे कि वह एक बेहतर जीवन को बिता सके, अच्छे नौकरी या व्यवसाय के अवसर प्राप्त कर सके और समाज के पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। महिलाएं, शिक्षा महिलाओं को उनके स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त करवाती है और उन्हें उनके बच्चों की देखरेख तथा अपनी देखरेख के लिए जागरूक करती है, जिससे उनकी जीवन शैली में परिवर्तन होता है, उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन प्रत्याशा, ये सभी चीज़ों में परिवर्तन और इन सभी चीज़ों को बेहतर भी बनाती है। शिक्षा से महिलाओं को यह ज्ञान होता है कि उन्हें अपना खान पान किस तरह से रखनी चाहिए, जिससे कि मैल न्यूट्रिशन में कमी आती है, मैल न्यूट्रिशनल लेवल्स में रिडक्शन होता है, यानी कुपोषण की जो बीमारियां हैं उनसे धीरे धीरे छुटकारा मिलती है और कई बीमारियों से भी वो अपना बचाव करना सीखती है। शिक्षा उनके कल्याण में वृद्धि लाती है, उनके वैवाहिक जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इसके बारे में उन्हें जागरूक करवाती है और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में, अपने स्वावलंबी होने के बारे में तथा अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भी सहायक होते हैं। शिक्षा का व्यापक रूप से हमारे देश और विश्व के स्तर पे बढ़ना पिछले 2 दशकों में हमने देखा है, पर क्या सही में शिक्षा सभी को प्राप्त है? Especially in countries like India, is education being available to everyone with equality? It is a major concern in many countries that the number of school-going girls is limited. There is a high rate of dropouts, and there is lower participation in learning in the girl crowd. शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है स्त्री बच्चियों की कम संख्या और निरंतर रूप से उनका शिक्षा के मार्ग को पीछे छोड़ के कार्य में चले जाना। विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग तथा गणित के क्षेत्र में महिलाओं का भागीदारी काफ़ी कम रहा है और बड़े पैमाने में ये ज़रूरी है कि हम एक नया सिस्टम को लाएं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा समानता लाएंगी, विषमताओं को दूर करेंगी और इसके लिए निम्न बातों को एम्फसाइज करना, इनको इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है, इनको लागू करना आवश्यक है। So what is really needed? So we need an effective system of education. एक ऐसा शिक्षा प्रणाली चाहिए जो कि व्यापक ही नहीं, विस्तार में ही नहीं, बल्कि कुशल भी हो और प्रभावपूर्ण हो, जो उन बच्चों को, स्त्री बच्चों को या बच्चियों तक पहुँचे जिनके पास वो साधन नहीं है, जिनके पास शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचने के साधन नहीं है और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दे शिक्षा, ट्रेनिंग और स्किल बिल्डिंग का, यानी शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए और कौशल निर्माण की समान अवसर प्रदान हो। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह उद्योग से संबंधित हो और व्यापार के लिए अनुकूल हो, ताकि शिक्षा हासिल करने के बाद इन बच्चियों को शीघ्र कार्य मिल सके। शिक्षा ऐसी हो ताकि उन्हें उनके हेल्थ यानी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिले, छोटे से क्लास से ही उन्हें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त हो, यानी
सूचना एवं तकनीक का ज्ञान प्राप्त हो। शिक्षा में कानूनी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा राजनीतिक शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए और शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें अपने हक और अधिकारों के बारे में जागरूक बनाया जाए। शिक्षा प्रणाली ऐसी हो ताकि स्वरोजगार के लिए बढ़ावा मिले, इनकरेजमेंट मिले और तरह तरह के कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल किया जाए और उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए।